So, hey everyone, you are welcome to Mahadev Universe. And from today onwards, we are going to start to study. I guess कि अपन पढ़ना शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 10th और स्टैंडर्ड स्पेशली मैं स्टैंडर्ड 10th पर ही फोकस करूँगा. तो स्टैंडर्ड 10th के लिए सबसे पहले अपन इंग्लिश से चलते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं ये कि what I'm going to do in this channel from today onwards. Okay, so it's about 10th preparation, 10th board preparation. और स्पेशली जो मेरा 10th प्रिपरेशन को लेके फोकस होगा वो फोकस होगा सर सीबीएसई बोर्ड. ओके, नाउ व्हाइल टॉकिंग अबाउट सीबीएसई बोर्ड वी आर हैविंग आई गेस 5 सब्जेक्ट्स वी आर हैविंग इन आवर हैंड्स. सो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम है हिंदी. सेकेंड सब्जेक्ट हमारा हो गया मैथमेटिक्स, सॉरी लैंग्वेज को ही लेके चलते हैं सबसे पहले. तो लिटरेचर या जिसको अपन इंग्लिश बोलते हैं, एक तो वो हो गया. थर्ड नंबर पर अपन बात करें मैथमेटिक्स की बात करेंगे. फोर्थ नंबर पर जब बात करेंगे सो वी विल बी हैविंग ऑन फोर्थ पोजीशन ऑब्वियसली सोशल साइंस एसएसटी. एंड फिफ्थ नंबर पर हमारा साइंस होगा. ठीक है, सिक्स नंबर पर कई लोगों के पास अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जिसके किसी के पास आईटी है. तो मेनली जो मेरा फोकस होगा ऑन दिस चैनल, और आज से ये प्रॉपरली हर दिन वीडियो, मतलब आई प्रॉमिस टू यू दैट आई विल बी डूइंग इट. हालांकि हमेशा से मेरी प्रॉब्लम एक कंसिस्टेंसी रही है, बट स्टिल आई विल मैनेज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आई एम गोइंग टू टेक आउट एनी हाफ एन आवर 45 मिनट्स एंड दैट विल बी एनफ. सो एवरी सिंगल डे आई विल टीचिंग यू वन सब्जेक्ट. एंड ऑब्वियसली हम हिंदी लेकर तो नहीं ही चलेंगे बिकॉज आई एम सो मच वीक इन हिंदी. एज माई दैट टाइम माई सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ हिंदी इट वॉज संस्कृत. ठीक था, लेट दैट बी. सो वी विल बी फोकसिंग अपॉन लिटरेचर, आई मीन द इंग्लिश. थर्ड वन इज मैथमेटिक्स, SST and science. So we will be studying just 4 subjects, and today I am going to teach you English standard 10th. While talking about English, we are having 2 courses in English. हमारे पास इंग्लिश में 2 कोर्स है. सबसे पहला कोर्स का नाम है 184 जो कोड है हमारा. ओके, इसको बोलते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर. आई एम सॉरी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर. और दूसरा जो है हमारे पास वो है 101 IS, और 101 का नाम है कम्युनिकेटिव इंग्लिश. ये 2 हैं हमारे सामने. और अजीब बात ये है कि मैं दोनों के दोनों आपको पढ़ाने वाला हूँ. विच एवर यू डू रिक्वायर यू कैन स्टडी हियर फ्रॉम, यहीं से पढ़ सकते हो आप. और क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, हम चलेंगे कैसे. पहले हम बात करते हैं कि दोनों के दोनों का क्या होगा, सिलेबस क्या है इन दोनों का. सिलेबस कुछ खास नहीं है सर. 184 में वी विल बी हैविंग 2 बुक्स. द फर्स्ट वन जो पहले का नाम होगा आई गेस फर्स्ट फ्लाइट इनका नाम है ऑब्वियसली, और सेकेंड नंबर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. ये 2 बुक्स होंगे हमारे सामने. पहला हो गया फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा हो गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. और तीसरा नंबर पर वी विल बी हैविंग ग्रामर सेक्शन. ग्रामर के साथ साथ हमारे पास राइटिंग सेक्शन भी आएगा ऑब्वियसली, और राइटिंग के साथ साथ एक पैसेज वाला बात भी हमारे सामने रहेगा. इनिशियली वी विल बी अ लिटिल स्लोवर एंड आई गेस यू विल फील बोर्ड, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा LED बोर्ड पर, एंड दिस इज कार्ड बोर्ड. सो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. बट 101 का कम्युनिकेटिव की बात करें तो इसमें एक ही बुक है एंड दैट इज कम्युनिकेटिव, जिसका नाम है लिटरेचर रीडर. आई एम सॉरी, इट इज कम्युनिकेटिव और इसका नाम क्या है, लिटरेचर रीडर. और सेकेंड नंबर पर हमारे पास ऑब्वियसली ग्रामर आता है. ग्रामर जो सिलेबस है 101 का वो थोड़ा सा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 184. थर्ड नंबर वी विल बी स्टडीइंग अबाउट ऑब्वियसली द राइटिंग सेक्शन. जो राइटिंग सेक्शन वहां है सिमिलरली लगभग यहाँ भी है. और फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें पैसेज की, यहाँ भी 2 पैसेजेस हैं, यहाँ भी 2 पैसेजेस. सिंपल सी बात है सर. यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन दोनों को मिलाकर 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जबकि अगर मैं ग्रामर की बात करूं 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, राइटिंग सेक्शन की बात करूं 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और पैसेज भी हमारे 20 मार्क्स के आते हैं. तो इस प्रकार से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 184 को लेकर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेटिव तो इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा अलग है. जैसे कम्युनिकेटिव से अभी फिलहाल छोड़ दें, ग्रामर से वो आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे. राइटिंग से भी वो आई गेस की 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने वाले हैं जहां तक मुझे याद है. पैसेज से दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट 22 मार्क्स. सो 22, 12, 34, 10, 44, और आई गेस 26 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से रहेगा. 26 मार्क्स का ही रहेगा, इससे ज्यादा का नहीं रहेगा.
तो ये हो गया 70। 10 और मार्क्स वो कहाँ ऐड करने वाले हैं, इसी में से ऐड करने वाले हैं सर, इसी राइटिंग में से ऐड करने वाले हैं वो, इसको 22 मार्क्स का रखने वाले हैं। यानी लेट दैट बी अबाउट इट। तो हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर वी विल बी स्टडिंग, वी विल गोइंग थ्रू, और हर एक चैप्टर पर हमारा फोकस होगा, हर एक चैप्टर को हम काफी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली। तो पहला जो आज मैं चैप्टर करूंगा वो करूंगा 184 का ही हमारे सामने होगा, जिसका नाम होगा सबसे पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड, 10th प्रिपरेशन का सबसे पहला चैप्टर। ऑब्वियसली आई विल बी समराइजिंग होल थिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आप देखेंगे सिर्फ किस प्रकार से पढ़ाई की जा रही है, एंड एवरी सिंगल डे आई विल बी एनहांसिंग इट बिट बाय बिट। सो फर्स्ट डे वी विल बी स्टडिंग अ चैप्टर नेम्ड, ये हमारा फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड इज नथिंग एंड इट इज रिटन बाय G.L. फ्यूवेंटस, G.L. फ्यूवेंटस के द्वारा लिखा गया है अ लेटर टू गॉड। देखिए G.L. फ्यूवेंटस की बात करें, इनका पूरा नाम ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूवेंटस है। इनके पूरे नाम के बारे में बात करें तो ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूवेंटस इनका नाम है। ओके, आप चाहें ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा स्लो लग रहा होगा तो आप इसको 1.5x या 2x पर भी करके देख सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर, इसमें होता क्या है, सिंपली पहले समझ के आते हैं कि बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं इस पूरे चैप्टर के बारे में। तो देखो, जब भी अपन कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्या होता है सर, कि उस चैप्टर का जो समरी है, लिटरल समरी की अगर हम बात करते हैं कि यानी कि वो कहानी क्या है, लिटरल। उसके बाद आप बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी, कि इस स्टोरी से आपको क्या समझ में मिलता है, जिसमें अपन बात करते हैं उस स्टोरी के पीछे लिखने की वजह, यानी कि मोटिव क्या था राइटर का ये स्टोरी लिखने की। आखिर क्या ऐसी बात थी कि ये 184 में डाला गया, NCERT में डाला गया, और लगभग 60 से 70 करोड़ लोग आज तक इसको पढ़ चुके हैं। आखिर था क्या, तो बेसिकली उस मोटो के बारे में समझेंगे। तीसरा हम समझेंगे उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में, कि जिन जिन भी कैरेक्टर का वहां पर इस्तेमाल हो रहा है उन कैरेक्टर का कैरेक्टर क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी स्केच क्या है, उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करते रहेंगे लगातार। मतलब हम हर एक बिट को जाकर टच करेंगे जहां कहीं से भी आपको समस्या होगी, जहां कहीं से भी इंसान को समस्या हो सकता है। So let that be about it. We will be talking about a letter to God and which is written by G.L. फ्यूवेंटस। ये पूरी की पूरी सबसे पहले स्टोरी बेस्ड कहाँ है नहीं है वो बाद में छोड़ते हैं। सबसे पहले इसमें एक बात आती है वैली, एक ऐसी वैली जो आम तौर पर काफी डिस्टेंट था, मतलब शहर से तो दूर ही था, काफी डिस्टेंट था। और ये वैली में एक जो घर है, एक छोटा सा घर, हाउस, होम, जो भी कर हाउस है, और ये सिचुएटेड कहाँ है, लो क्रेस्ट ऑफ द हिल। मान लिया जाए कि ये हमारा ये माउंटेन है, तो लगभग यहाँ कहीं पर जो पहाड़नुमा घर होता है यहाँ कहीं पर है लो क्रेस्ट। और ये इतना ऊंचा तो है कम से कम कि जो इसके नीचे वादियाँ हैं और इन वादियों में जो खेत हैं लहलहाते, तो इतना ऊंचा पर था कि अगर एक आदमी यहाँ पर खड़ा हो सके तो उसको इजीली दिख सकता था क्या, ये खेत, ये लहलहाते खेत। जो लहलहाते खेत एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे, लेकिन देखने वाला था कौन, तो देखने वाला वो व्यक्ति था जो व्यक्ति इस घर में रह रहा था, और वो था एक किसान जिसका नाम था लेंचो। सिंपल सी बात है, लेंचो और उसकी फैमिली वहां पर साथ में रह रही थी, और ये बेसिकली एक किसान थे जिनका पूरा का पूरा जीवन यापन हो रहा था इनके खेतों पर। और इस खेतों के बारे में बताया जा रहा है कि इनमें जो फसल लगा हुआ था उस फसल का नाम बेसिकली मेज है, यानी कि कॉर्न है। ये कॉर्न, मक्का की खेत कर रहे थे। तो एक दिन ऐसा होता है कि लेंचो जो है वो बाहर आता है, और बाहर आने के बाद यहीं खड़ा होता है, अपने घर के पास खड़ा होता है सर, और घर के पास खड़ा होने के बाद अपने खेतों को देखता है। और लेंचो ना अपने खेतों को इंटीमेटली जानता था। वहां पर एक बड़ा मस्त वर्ड यूज हुआ है, इंटीमेटली। अब इंटीमेटली का मतलब क्या होता है सर, कि अगर आप किसी को सिर्फ और सिर्फ पहचानते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, देन यू रिकॉग्नाइज, कि मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया उनको। नोइंग, जानना का मतलब क्या हुआ, कि यू हैव सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट मैन, दैट पार्टिकुलर थिंग, दैट पार्टिकुलर स्टफ। टॉकिंग अबाउट कि इंटीमेटली जानने का मतलब क्या होता है, कि उसको फिजिकली, मेंटली और कंसाइनकली आप जानते हैं। आपका कंसाइंस मतलब उसके कंसाइंस तक को आप जानते हो, उसके अंतः मन तक के आप जानते हो। देन यू कैन यूज दिस वर्ड इंटीमेटली। This is the word which you must have seen being used in Bollywood and all, intimately.
अब मांगते हैं तो उसने अपने फील्ड को यहाँ कहा गया कि लेंचो जो है वहां खड़ा होकर अपने खेतों को देख रहा था और वो अपने फील्ड को इंटीमेटली जानता था। वो फील्ड जो एक प्रॉमिस कर रहे थे उससे कि इस बार एक अच्छा कॉर्न होगा, एक अच्छी फसल जरूर होगी, उस फील्ड को देख रहा था। ओके, सो अब उसके बाद बेसिकली होता क्या है कि लेंचो जो है वो जब इसको देख रहा है और उसने ऐसे देखते हुए बोला कि उसने देखा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जब उसने देखा तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हुए उसको क्या दिखाई पड़ा, एक बादल का पहाड़ दिखाई पड़ा इस प्रकार से, और वो थोड़ी सी खुशी उसके मन में आई, थोड़ी सी, और उसने अपने वाइफ से बोला कि मुझे लगता है लेडी कि इस बार हमें अच्छी फसल मिलने वाली है, बस एक छोटा सा डाउनपोर हो जाए, और वो डाउनपोर शायद होने वाला है बिकॉज नॉर्थ ईस्ट से मुझे वो क्लाउड आता हुआ दिख रहा है। इन्होंने ऐसा बोला। अब जो लेडी अंदर खाना बना रही थी, शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर एक वर्ड और यूज हुआ है सर, सपर, जिस वर्ड का मतलब होता है रात का खाना आमतौर पर। ओके, डिनर की बात करते हैं। तो जो सपर प्रिपेयर कर रहे थे उसने बोला कि देखो गॉड्स विलिंग, और हमेशा ऐसा होता है दैट व्हेन यू विल टॉकिंग टू एनी लेडी अबाउट इट, किसी आप स्त्री से बात करोगे कि ऐसा कर रहा हूं वैसा कर रहा हूं, दे विल ऑलवेज टेल यू कि भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी। तो उसी प्रकार से इन्होंने बोला कि भगवान की मर्जी देखो क्या है। अब क्या हुआ कि जब सफर तैयार हो गया तो इन्होंने बच्चों को बुलाया खाने के लिए। वो बच्चे, कुछ बच्चे, अब देखिए सर यहां पर ना आमतौर पर बात करते हैं कि उसके पास 2 ही बच्चे थे, लेकिन जो स्टोरी में कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि कितने बच्चे थे उसके पास। स्टोरी में लिखा गया है एल्डर वंस एंड यंगर वंस। तो एल्डर वंस कुछ ज्यादा बड़े लोग हो सकते हैं, या यंगर वंस कुछ ज्यादा ही बच्चे हो सकते हैं, छोटे बच्चे। पर हम मान के चलेंगे फिलहाल के लिए कि जहां पर आमतौर पर कंसिडर किया जाता है कि उसके 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा था, एक छोटा बेटा था। बड़ा बेटा बाहर के खेतों में काम करता था लेंचो के साथ, और छोटा जो उसका बच्चा था वो घर के बाहर से खेल रहा था। तो ऐसा हम मान के चलें फिलहाल। तो हुआ क्या है कि उन्होंने सफर के लिए बुलाया कि आ जाओ भाई खाना खाने के लिए। अब जैसे ये डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं, इनका डिनर चल रहा है, वैसे ही क्या हुआ कि अचानक से लेंचो बाहर आ गया। और बाहर क्यों आया था वो? बाहर इसलिए आया था क्योंकि बाहर इट वॉज रेनी, मतलब जो लेंचो चाह रहा था आज लेंचो के साथ हो रहा था, और लेंचो काफी खुश हो गया। और बाहर सिर्फ और सिर्फ लेंचो इसलिए आया ताकि वो इस रेन को अपने बॉडी पर फील कर सके, सिर्फ इसलिए आया था। अब जब वो बाहर आया और उसने देखे कि अलग अलग प्रकार की बूंदें बरस रही है वहां पर, कुछ बूंदें बड़ी बड़ी बूंदें थी और कुछ बूंदें छोटी छोटी बूंदें थी। तो उसने बोला कि जानती हो ये जो बड़ी बूंदें हैं ये एक्चुअली बड़े बूंदें नहीं हैं, ये बेसिकली पैसे गिर रहे हैं, पैसे, चांदी के सिक्के हैं ये। जो बड़े वाले बूंद हैं उनको मैं 10 सेंट के इक्विवेलेंट मानता हूं, और जो तुम्हें छोटे वाले बूंदे दिख रहे हैं ये वाले, इसको मैं 5 सेंट, सेंट कहने का मतलब कि एक प्रकार का मुद्रा, जो कि शायद यूएस डॉलर का छोटा वाला रूप है। जिस प्रकार से हमारा रुपया और पैसा होता है उसी प्रकार से वहां डॉलर और सेंट। तो इसने बोला कि छोटे वाले तो 5 सेंट के मुझे लग रहे हैं और बड़े वाले 10 सेंट के। उसने ऐसा क्यों कहा था? उसके पीछे का 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि उसको जो वो बूंदे गिर रही थी, बड़ी बूंदे और छोटी बूंदे, ये ठीक वैसे ही लग रही थी जैसे मानो सिक्कों की बारिश हो रही है। इट वॉज रिजेबलिंग दैट 10 सेंट कॉइन एंड 5 सेंट कॉइन। और दूसरा क्या हो सकता था जो इसका एक्सप्लेनेटरी आंसर होगा, वो ये हो सकता है कि उसमें लेंचो ने ये सोचा होगा कि मैं एक अगर अच्छा फसल हमारे सामने होता है तो मैं क्या करने वाला हूं, उस फसल को बेचने वाला हूं फिर, और बेचने के बाद आई विल गेट द मनी। सो दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। इट कैन बी मेटाफोरिकल विच विल डिपेंड अपॉन यू, एंड अनदर वन कैन बी योर्स आंसर। सो दिस वाज द केस एक्चुअली। इट वाज 5 सेंट एंड इट वाज 10 सेंट। लेकिन थोड़ी ही देर में ये खुशी गम में थोड़ी सी तब्दील होते हुए नजर आई, जब लिटरली में ऊपर से सिक्के ही बरसने लगे। मतलब इट स्टार्टेड हेल स्टॉर्मिंग, हेल स्टॉर्म बरसना शुरू हो गया। मतलब वहां पर से ओलावृष्टि चालू हो गई, पत्थर पड़ने लगे पानी के साथ। और ये पत्थर जब पड़ना शुरू हुआ तो अब इस समय का सिचुएशन कैसा है कि इस हेल स्टॉर्म के कारण टेंशन में कौन आ गया? हमारा लेंचो। लेकिन वहीं पर एक और तबका था उस बच्चे का, उन छोटे बच्चों का, जो क्या हो गया, थोड़े खुश हो गए। अब ये टेंशन के मारे क्या सोच रहा है कि ये जितना जल्दी हो सके बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए। लेकिन ये खुशी के मारे क्या कर रहा है, ये चून चून कर और आइसक्रीम टाइप, इनफैक्ट आइस टाइप ये खा रहा है छोटा बच्चा। तो दोनों के अपने अपने इमेंसिपेशन है, दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव है। एक को बड़ा अच्छा लग रहा है एंड ही इज एंजॉयिंग, अनदर वन नोज कि ये किस प्रकार का हजार्डस हो सकता है उनके लिए, कितना हजार्डस हो सकता है। खैर, लेट इट बी अबाउट इट। अब इसी बात के बीच में क्या होता है सर कि ये सोचता है हमारा लेंचो
कि काश ये जल्द ही खत्म हो जाए, पर ये जल्दी खत्म नहीं होता है। ये लगभग 1 से 1.5 घंटे तक की बारिश होती है और हर जगह बारिश होती है, कभी पेड़ों पर, कभी छत पर, हर जगह जहां कहीं भी संभव था। और हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की बारिश हो रही है, और वो किस चीज की हो रही है? हेलस्टॉर्म की बारिश। हर जगह पर जब 1 से 1.5 घंटे लगातार बारिश होने के बाद बारिश रुकती है, तो लेंचो क्या करता है कि जाकर सब चीजों का मुआयना करता है, और सब चीजों को मुआयना करने के बाद उसे पता चलता है कि कुछ भी कहीं नहीं बचा हुआ था। नॉट इवन अ लीफ, एक पत्ता तक नहीं बचा था कहीं पर, एक भी पत्ता नहीं। सो दिस वाज द केस विथ लेंचो, कुछ भी नहीं बचा था उसके साथ। अब क्या हो रहा है कि ये गया और अपने बच्चे के साथ जाके खड़ा हो गया उस फील्ड में, और जाकर अपने बड़े वाले बेटे को बोला कि अगर एक लोकस्ट का प्लेग आ जाता, लोकस्ट ऑफ प्लेग या प्लेग ऑफ लोकस्ट। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या है सर? यहां पर 2 वर्ड है। प्लेग क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी एक समय पर, जो करीब करीब गांव तक को खाली करवा दिया करता था। मतलब अगर किसी गांव में प्लेग फैल गया तो उस गांव में एक भी इंसान के जिंदा बचने की संभावना नहीं होती थी। और दूसरा हम बात करते हैं लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब क्या होता है? टिड्डे। कहते हैं कि अगर किसी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान किसी चीज से है तो वो टिड्डे से, और आधे घंटे में लगभग बड़े बड़े मकई के पत्ते ये खा जाते हैं, सिर्फ आधे घंटे, और मिलियंस ऑफ लोकस्ट वहां आते हैं सर। तो इसे बोला कि अगर प्लेग आ जाता ना लोकस्ट का, महामारी टाइप से, तब भी इससे ज्यादा ही बचता जितना आज हमारे खेत में बचा हुआ है कॉर्न। और उसने सिर्फ एक ही चीज सोचा उस टाइम पे, और अपने बेटे से बोला कि इस साल हम भूखे मर जाएंगे। अब क्या था कि बाकी सब लोग जब सोने चले गए और इन्होंने भी बेड लगाकर सोना का शुरू किया, हमारा लेंचो तो भाई घर का मालिक उठा रहा है, इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। और बहुत सारी चीजें क्या चल रही है कि अब हम कैसे क्या करेंगे, हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, हम पूरा साल भूखे मर जाएंगे, क्योंकि अगला जो कॉर्न होगा हमारा वो लगभग 1 साल के बाद ही संभव है, उससे पहले तो संभव है नहीं। ये इस बात पर ध्यान दे रहा है। लेकिन तभी इसके दिमाग में एक और चीज आता है, वो क्या बोलता है कि गॉड जो है वो सब देख रहा है, और लोग तो